हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सर लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कई बच्चों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी जो है वो पूछी थी कि सर फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमें एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हमने सब पढ़ तो लिया, हमने रट भी लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, लेकिन कई बारी कंसेप्ट थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, और एक्सपोर्ट का असर जब हम एप्रिसिएशन पे देखते हैं तो वो रिवर्स देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें क्यों आती हैं और ये कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है, इस चीज को लेकर दोस्तों मैं आज की इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर हम ये पूरा का पूरा टॉपिक अपना समझेंगे और इसमें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बाकी चीजें मैं समझता हूं कि आपने स्टार्टिंग में फीचर्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये दो टॉपिक आते हैं। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एप्रिसिएशन का या डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, अदर एक्टिविटीज पर क्या असर पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन आता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या अदर एक्टिविटीज चेंज हो तो उनका डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन करेंसी का क्या होगा। ये आता है तो उसको समझते हैं, लेकिन वो बाद में। पहले इन दोनों का एक बारी प्रॉपर तसल्ली से ना मीनिंग समझ लेते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता क्या है। ध्यान ध्यान दो दोस्तों, हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। एक डॉलर, एक डॉलर का प्राइस मान लीजिए 75 है। ओके, और ये एक डॉलर का प्राइस जो आपका, उसको हटाते हैं, एक डॉलर का प्राइस जो आपका 75 था उससे घटकर वो मान लीजिए 70 हो गया। इसे दोस्तों एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। सर हमने जब अकाउंटेंसी में पढ़ा या जहां पर भी हम पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का यूजुअली मीनिंग हम देखते हैं घटना। ठीक है, घटना। यहां पर भी वैल्यू 75 से 70 हो रही है तो ये डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं दोस्तों, देखो इसको अकाउंट्स की भाषा से यहां पर मैच मत करिए। आप एक सिंपल लॉजिक लगाइए। हालांकि यहां पर ये वैल्यू बढ़ ही रही है, लेकिन वो एक इनवर्स फॉर्मूला होता है। वो आप जब आगे चल के सीए की पढ़ाई, सीएमए की पढ़ाई करेंगे तब उस चीज को डिटेल में समझेंगे। मैं यहां पर उसकी एक इनडायरेक्ट कोट देकर आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं लाना चाहता हूं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहा हूं। आप इंडिया में हो, राइट? आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर आप डॉलर की बात कर रहे हो, कोई चीज आप डॉलर में खरीद रहे हो, राइट? एक डॉलर पहले 75 रुपए, आपको डॉलर चाहिए, आप ये लेके चलो, आपको डॉलर चाहिए। आपको डॉलर चाहिए, पहले वो 75 में मिलता था, अब 70 में मिलता है रुपीज में। ये आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप खुद सोचो। एज एन इंडियन सिटीजन आप रुपी में डील कर रहे हो। पहले जब आपको डॉलर चाहिए था, पहले 75 रुपीज देने पड़ते थे, अब 70 देने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये ऑब्वियसली अच्छी बात है, इसीलिए इसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं देखूं, व्हेन व्हेन प्राइस ऑफ व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हुआ है 75 से 70, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज डिक्रीज इन इन डोमेस्टिक डोमेस्टिक आप टेरिटरी बोल दिए, डोमेस्टिक टेरिटरी बोल दीजिए, टेरिटरी, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और दूसरी डेफिनेशन, जो इसका दूसरा पार्ट आप लिख सकते हो, व्हेन प्राइस, ठीक है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो इसके हिसाब से दिया, ठीक है, आप दूसरी डेफिनेशन बना सकते हो। व्हेन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज, अब मैं रुपी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, जब डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपी का प्राइस बढ़ जाएगा इन इन नॉन डोमेस्टिक या वर्ल्ड टेरिटरी या फॉरेन मार्केट, कुछ भी कहिए, इज कॉल्ड एप्रिसिएशन।
इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरी वाली जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वाली पर रहिए, क्योंकि आपकी बुक्स में, यूजुअली सभी बुक्स में यही चीज, इसी के बिहाफ पर एग्जांपल्स जो है दिए गए हैं। तो आई थिंक एप्रिसिएशन का लॉजिक क्लियर है दोस्तों। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की बात करूंगा तो ऑब्वियसली उसमें $1 पहले 75 का था, अब वो $1 मान लीजिए 80 रुपीज का हो गया है। तो इंडिया पॉइंट ऑफ से सोचना है, सर ये बुरी बात है, पहले $1 के लिए हमें 75 रुपीज देने पड़ते थे, अब 80 रुपीज देने पड़ते हैं, तो यूजुअली बात है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो सिमिलरली व्हेन व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी rise in domestic territory या domestic market, it is called माफ कीजिएगा, depreciation. It is called depreciation. ठीक है, ओके, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सर जो उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े दिक्कत देने वाले हैं, उसमें समझ नहीं आता कब क्या करें। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले तो डेटर्मिनेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेन एरिया पर फोकस रखूंगा। डेटर्मिनेशन के अंदर x 0 y हमारा यहां पर आ गया, इधर हम रेट कंसिडर करते हैं, इधर हम अपना जो करेंसीज हैं उनकी डिमांड सप्लाई लिखते हैं। सर ये डिमांड कर्व होता है, सर ये सप्लाई कर्व होता है, और ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। क्लियर? जब कर्व्स में कुछ ना कुछ चेंज होता है, जब कर्व्स में कुछ ना कुछ चेंज होता है, डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो वगैरह वगैरह, हम बता देते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। भाई 70 से 75 हो गया, 80 हो गया, सर इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर रेट नीचे की तरफ आता है तो सर उसको एप्रिसिएशन बोला जाता है। डायग्राम की हेल्प से हम ये करते हैं। क्लियर? ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब सवाल उठता है सर क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें। क्वेश्चन में हमें नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है कि कब डायग्राम बनेगा कब नहीं बनेगा। एक्सपोर्ट और एप्रिसिएशन को दोनों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो दोनों के सेम, मतलब क्वेश्चन सेम लगता है लेकिन आंसर अलग अलग बनते हैं। ध्यान दो, इस चीज को क्लियर कर देता हूं आज आपके सामने। ठीक है, क्या है, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में ठीक है ऑलरेडी बताया हुआ है कि करेंसी एप्रिसिएट हो गई या डेप्रिसिएट हो गई, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि रुपी एप्रिसिएट हो गया, डॉलर एप्रिसिएट हो गया या कुछ भी हो गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बता रखा है, और उस पर उसका एप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पूछा है एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर। यह क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम दोस्तों हम बनाते हैं, आई रिपीट, हम डायग्राम बनाते हैं करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पता लगाने के लिए। भाई ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम है, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व, ये रेट आपका डिटरमाइन हो गया। सर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ गई, आपने डिमांड बढ़ा दी और आपने बता दिया कि सर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, आपने बता दिया। आपने कब बताया? जब सिचुएशन के हिसाब से आपने डायग्राम बनाया। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि करेंसी एप्रिसिएटेड है या करेंसी डेप्रिसिएटेड है, उसमें डायग्राम नहीं बनेगा, आपको सीधा इंपैक्ट बताना है। आपको सीधा इंपैक्ट बताना है। दूसरा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिचुएशन पूछता है, सिचुएशन देता है कोई कि एक्सपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट जो है वो कम हो गए, एफडीआई बढ़ गया घट गया कुछ भी, और फिर आपसे बोलता है कि मुझे बताइए कि करेंसी इस वजह से, इस रीजन की वजह से एप्रिसिएट होगी या डेप्रिसिएट होगी, तो फिर आप डायग्राम बनाएंगे, तब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसमें रटिएगा मत, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट और एप्रिसिएशन में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी टीचर ये बोले कि ये होता है, नहीं, गलत है, नहीं हो सकता।
आप डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में। क्लियर? क्योंकि एप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट के ऊपर अलग असर है और एक्सपोर्ट का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन के ऊपर अलग असर है। सिचुएशन कौन सी पहले है हमें यह मालूम होना चाहिए। हमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पहले से ही पता है, डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत। और अगर सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से डिमांड सप्लाई पर असर पड़ेगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में बोला गया कि रुपी एप्रिसिएट in relation to dollar, what would be the impact on export and import, दोनों पर बताइए। अब जो चीज दोस्तों मैंने आपको समझाई, अभी जो चीज मैंने आपको भी समझाई, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि सर एप्रिसिएशन है तो डायग्राम नहीं बनेगा। बिल्कुल भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा अपना जो आंसर है वो लिखेंगे। वो क्या, पहले तो एप्रिसिएशन बताओ होता क्या है। पहले तो आप, सीधी सी बात है, आंसर में आप डेफिनेशन लिखिएगा कि रुपी एप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, और उसमें आप ये क्लियर कर देंगे कि $1 जो पहले 75 का था वो अब 70 रुपीस का हो गया है। दैट इज द एप्रिसिएशन। सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद पॉइंट ए, इंपैक्ट ऑन, कौन सा करूं पहले, चलो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पहले करते हैं। इंपैक्ट ऑन ऑन आएगा, इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, एप्रिसिएशन का क्या पड़ेगा असर। दोस्तों एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर? अच्छा, एक्सपोर्ट व्हाटएवर, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी मार्केट में जो मार्केट चलती है ना दोस्तों, वो हमेशा कंज्यूमर के डिसीजन से चलती है, क्योंकि कंज्यूमर को ही लास्ट में फैसला करना पड़ता है कि मुझे खरीदना नहीं खरीदना। तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नजरिया समझेंगे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। राइट, क्लियर? इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सर। एक्सपोर्ट का मतलब सामान इंडिया से बाहर भेजना है ना। हमें यहां पे हमने चावल की खेती करी, वीट की खेती करी, कुछ भी इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए और हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आप तो बेच रहे हो। हाँ सर बेच रहे हो। खरीद कौन रहा है सर? बाहर वाला खरीद रहा है, कोई यूएस से या कहीं से भी कोई ना कोई खरीद रहा है, तो मार्केट उसके हिसाब से चलेगी, है ना। वो खरीदने का डिसीजन उसका है। पहले जब वहां से $1 आता था, पहले जब वहां से $1 आता था, तब 75 रुपए का सामान जाता था, है ना। पहले उसने $1 भेजा, उसको 75 रुपए का सामान मिला यहां से। लेकिन अब जब वो $1 भेज रहा है तो उसको 70 रुपए का सामान मिल रहा है। लॉजिक समझ आया? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, सर पहले मैं बेच रहा था, मैं अभी भी बेच रहा हूं। पहले मैं $1 में 75 रुपए का सामान बेचता था, अब 70 का बेच रहा हूं। सर मुझे तो फायदा है, मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूंगा। अरे नहीं भाई, सप्लायर से मार्केट नहीं चलती, कंज्यूमर से चलती है, उसका डिसीजन है। तो उसके नजरिए से सोचो, बाहर वाले के हिसाब से सोचो। पहले वो $1 में 75 रुपए का सामान ले जाता था, अब वो $1 में 70 का सामान ले जाएगा, तो उसको तो नुकसान है। और उसको अगर नुकसान है तो वो कम खरीदेगा, और अगर वो कम खरीदेगा तो तुम कम बेच पाओगे। राइट? क्यों ऐसा क्यों हुआ? समझ आ गया? एग्जांपल क्लियर हुआ? इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट क्या पड़ेगा? एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मेक डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव। क्या हो गए? एक्सपेंसिव हो गए डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि पहले 75 का सामान आता था, अब 70 का आ रहा है। देयरफॉर एक्सपोर्ट विल फॉल। चीज महंगी हो गई तो कम बिकेगी, उस हिसाब से एक्सपोर्ट विल फॉल ड्यू टू लेस फॉरेन डिमांड, ड्यू टू लेस फॉरेन डिमांड। एग्जाम्पल क्लियर है? वीडियो रोक के सोचिएगा तसल्ली से, क्या हुआ समझ आएगा। दूसरा बी पॉइंट दोस्तों, इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट
इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आप बाहर से खरीद रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो। खरीद सर, अब हम खरीद रहे हैं, मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। एक आईफोन $1000 का, वहां कितना $1000 का बिक रहा है, राइट? वो पहले 75,000 रुपए में आता था। $1000 75 के हिसाब से 75,000 रुपए में आता था। फोन अभी भी $1000 का ही है, लेकिन एप्रिसिएशन की वजह से वो आपको अब 70 रुपए का पड़ रहा है और 70,000 का पड़ रहा है। 5,000 रुपए की बचत हो गई, मतलब आपके लिए चीज सस्ती हो गई। सस्ती हो गई तो सर हम ज्यादा खरीदेंगे। ये क्यों हो गया कि एप्रिसिएशन मेक फॉरेन गुड्स, जो बिक रहा है उसके हिसाब से फॉरेन गुड्स चीपर। ये क्या बना देता है? चीपर बना देता है। देयरफॉर इंपोर्ट विल राइज ड्यू टू मोर फॉरेन डिमांड, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया में ज्यादा खरीदेंगे ना, डोमेस्टिक डिमांड, राइट? इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने बोला एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है, आपका डायग्राम नहीं बनेगा, आपका डायग्राम नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एप्रिसिएशन की वजह से, आई रिपीट एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट फॉल हो गए, एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट फॉल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है if export rise, what will be the impact on rate of exchange? अब देखो, इस एक्सचेंज, अब इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करा है कि मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या असर होगा वो बताना है। सिचुएशन बता दी कि एक्सपोर्ट राइज हुआ, सिचुएशन बता दी एक्सपोर्ट राइज हुआ, सर डायग्राम बनेगा ना? डायग्राम बनेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज पर असर पूछा है, सिचुएशन दी है, डायग्राम बनेगा। तो ध्यान देंगे फटाफट से, क्या डायग्राम बनेगा? आ रहा हूं मैं डायग्राम पर। एक प्रेजेंटेशन का ध्यान आप रखेंगे। मैं यहां पर डायग्राम मैंने बनाया, x0y, इधर रेट, पहले इनिशियल डायग्राम पूरा करा, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ओके सर, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, फिलहाल ये रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है आर। इक्विलिब्रियम यहां पर दोस्तों, जो एक्सपोर्ट है वो सप्लाई और डिमांड में से किसका डिटर्मिनेंट है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में से किसका डिटर्मिनेंट है? सर एक्सपोर्ट सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, तो एक्सपोर्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ या फीचर ऑफ सप्लाई। और एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाते हैं, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सर हमारे पास पहले से ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, वेरी सिंपल, तो आसान हो गया। सर सप्लाई बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम यहां पर आ गया, और डायग्राम के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज एप्रिसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? एप्रिसिएट हो रहा है। दैट्स इट। सिचुएशन होगी, डायग्राम हमें रटना ही नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाना है, जो होगा बता देंगे। अब देखो दोस्तों, पिछले वाले केस में, एप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट फॉल हो रहा था, राइट? और इस वाले केस में अगर हम ध्यान दें, एप्रिसिएशन के केस में या एक्सपोर्ट के राइज के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज एप्रिसिएट हो रहा है। तो उल्टी रिलेशनशिप आ रही है, इसलिए सर रटिएगा मत। एक्सचेंज रेट का सिचुएशन पर क्या असर पड़ेगा, सिचुएशन का रेट पर क्या असर पड़ेगा, दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों कंसेप्ट मैंने आपको एक सिंपल शॉर्ट फॉरवर्ड तरीके से बताए हैं। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है उसे आप मेंशन कर सकते हैं। रिवर्स सिचुएशन इसकी, एक्सपोर्ट फॉल हो गए, इंपोर्ट राइज हो गया, खुद ट्राई करिए और बताइए इसका क्या इंपैक्ट होगा। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर
अगर इंपोर्ट राइज हो जाते हैं तो बताइए उसका रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या असर पड़ेगा, वो एप्रिसिएट होगा या डेप्रिसिएट होगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आंसर आपको जरूर देना है।